पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक में। आज का वीडियो लेक्चर हमारा पॉलीटेक्निक 6th सेमेस्टर के लिए है और आज का जो कि है हमारा सब्जेक्ट है UEE में आपके 4 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं पूरी तरह से। आज से जो कि हम अपना लेसन 5th स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्या, इलेक्ट्रिक ड्राइव्स। इलेक्ट्रिक ड्राइव्स क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे और साथ ही साथ आज हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो टॉपिक जो कि आज हम कवर कर सकें। तो वीडियो को लास्ट तक जो कि ज़रूर से देखें। और जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि इस बार जो कि है कॉपी काफ़ी गलत चेक हुई हैं, ठीक। काफ़ी लोगों की जो कि है काफ़ी ज़्यादा बैकें भी आई हैं। तो इसलिए आप लोग जो कि आप पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़ने का प्रयास घर पर करें, ठीक। खुद से भी जो कि है पढ़ने का आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें और 20 तारीख तक आप लोगों को UEE और IMRE इन दोनों सब्जेक्ट के नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो सभी लोग जो कि अपने सभी दोस्तों को जल्दी से बता दें कि UEE और IMRE की क्लास जो कि हमारे चैनल पर स्टार्ट हो चुकी हैं और साथ ही साथ आप लोगों को जल्दी ही EEE सेकंड की क्लास भी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो बिल्कुल भी आप लोग परेशान ना हो, EEE सेकंड के नोट्स आपके बन रहे हैं और UEE और IMRE के लगभग नोट्स आपके बन चुके हैं। आज का जो कि हमारा 5वें लेसन में आपका पहला टॉपिक रहेगा, इसमें हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक ड्राइव्स आखिर होता क्या है। इसके बाद हम इसके आगे समझेंगे। देखिए, इलेक्ट्रिक ड्राइव्स आखिर होता क्या है इसके बारे में हम सबसे पहले जानते हैं। वह ड्राइव्स, वह डिवाइस या वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर मैकेनिकल लोड को रेखीय तथा लोड को रेखीय अथवा रोटेशनल स्पीड प्रदान करता है। एक ऐसा उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करके, मतलब कि आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करके आपके मैकेनिकल लोड को रेखीय अथवा रोटेशनल स्पीड प्रदान करता है। रोटेशनल स्पीड का मतलब क्या होता है, एक ऐसी स्पीड जिस पर आपकी कोई भी वस्तु घूमने लग जाती है, उसी को हम कहते हैं क्या, रोटेशनल स्पीड कहते हैं। तो ऐसी डिवाइस जो किसी भी जो कि है विद्युत ऊर्जा को जो कि यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर मैकेनिकल लोड को रेखीय अथवा रोटेशनल स्पीड प्रदान करता है। आपके किसको, मैकेनिकल लोड को रेखीय अथवा रोटेशनल स्पीड प्रदान करता है, उसी को हम इलेक्ट्रिक ड्राइव्स कहते हैं, ठीक। इलेक्ट्रिक ड्राइव्स कहते हैं। अब इसके बाद हम सबसे पहले जानेंगे कि विद्युत चालन के लाभ क्या क्या होते हैं, मतलब कि एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव्स क्या क्या होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। इसमें देखिए पहला लाभ हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक ड्राइव्स डिवाइस, विद्युत मोटर, ठीक। इलेक्ट्रिक ड्राइव्स और डिवाइस मतलब क्या है इसका, विद्युत मोटर अत्यंत कम पावर कैपेसिटी से लेकर अत्यधिक पावर कैपेसिटी तक की विस्तृत परास में उपलब्ध है। मतलब कि आपकी जो इलेक्ट्रिक ड्राइव्स डिवाइस, मतलब कि जो आपकी विद्युत मोटर होती हैं वो अत्यंत, मतलब कि हाई पावर कैपेसिटी से लेकर लो पावर कैपेसिटी तक, ठीक, या फिर हम कह रहे हैं लो पावर कैपेसिटी से लेकर हाई पावर कैपेसिटी तक जो कि है बाज़ार में उपलब्ध होती है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, पहला पॉइंट आप डालेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे कि जो हमारी इलेक्ट्रिक ड्राइव्स डिवाइस आपकी होती है जैसे कि विद्युत मोटर, यह कम पावर कैपेसिटी से लेकर के हाई पावर कैपेसिटी तक जो कि यह बाज़ार में उपलब्ध होती हैं। दूसरा लाभ हमारा क्या है, टॉर्क के अनुसार आवश्यक गति पर DC श्रेणी मोटर को चलाया जा सकता है। तीसरा है, थायरिस्टर का उपयोग करके AC मोटर में सूक्ष्म परिवर्तन, मतलब कि स्मूथ वेरिएबल गति प्रदान हो सकती है। स्मूथ वेरिएबल मतलब कि जब आपकी जो कि मोटर बड़े आराम से बिना किसी आवाज़ के घूमे, ठीक है। चौथा है कि विद्युत मोटर को सरलता से प्रारंभ किया जा सकता है, मतलब कि आपकी जो विद्युत चालन डिवाइस होती है इसकी सहायता से हम विद्युत मोटर को जो कि बड़ी ही सरलता के साथ जो कि है प्रारंभ कर सकते हैं। इसका गति नियंत्रण सरल होता है, मतलब कि इसकी स्पीड को कंट्रोल करना क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। देखिए, हम आपको जो कि एक बार पढ़ करके और एक बार उसके बारे में एक्सप्लेन इसलिए कर देते हैं ताकि आप लोगों को एक सरल और आसान भाषा में समझने में आसानी हो। तो इसलिए जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और सभी लोग शेयर कर दें वीडियो को जल्दी से। छठवां इसमें हमारा लाभ क्या है, विद्युत मोटर का रख रखाव, मतलब कि मेंटेनेंस अत्यधिक कम पड़ता है। जो विद्युत मोटर होती है इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होती है, कम होती है।
6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग इतना जो कि है कॉमन सेंस लगा सकते हो, बना कर भी अपने बारे में जो कि है इसके बारे में लिख सकते हैं। देखिए 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट जितने भी हैं इन सभी को जो पहला मोटिव बनाना है, ठीक, पहला मोटिव क्या बनाना है, 36 पेज में से आपके पेपर में जो कि 36 पेज में से कॉपी के आपको लगभग 30 पेज तो भरना ही है, ठीक। अगर आप 36 में से 30 पेज भरकर आते हैं तो किसी भी सब्जेक्ट में आपकी बैक जो कि है नहीं आएगी, इस चीज़ की हम आपको गारंटी दे सकते हैं। और कॉपी भरना कैसे है ये हम आपको बताएंगे, और साथ ही साथ आप लोगों को जो कि ये बना कर कैसे लिखना है ये भी हम आपको बताते जाते हैं, जिससे कि आपको पेपर में काफ़ी ज़्यादा आसानी मिलेगी। अब आते हैं वैद्युत चालन की हानियाँ, मतलब कि इसकी क्या क्या डिसएडवांटेज होती है, क्या क्या इसमें हानियाँ होती हैं, इसके बारे में हम बताएंगे। देखिए पहली होती है इसमें क्या, बिना विद्युत सप्लाई के इसमें कार्य नहीं लिया जा सकता है। खासकर रेलगाड़ियों के प्रचालन में पूरा यातायात बाधित हो जाता है, मतलब कि जब तक हम इसमें विद्युत चालन में सप्लाई या इलेक्ट्रिसिटी नहीं देंगे तब तक इससे हम काम नहीं ले सकते हैं। इसमें पहला आता है क्या, एकल चालन। एकल चालन में हम क्या लिखेंगे, जब एक इलेक्ट्रिक मोटर केवल एक मशीन को चलाने के लिए प्रयुक्त की जाती है, मतलब कि जब हम एक इलेक्ट्रिक मोटर का, वैद्युत मोटर का उपयोग एक मशीन को चलाने में करते हैं तो उसे इंडिविजुअल डिवाइस कहते हैं। तो हम उसे क्या कहते हैं, इंडिविजुअल डिवाइस, मतलब कि एकल चालन कहते हैं। एकल चालन का मतलब क्या होता है, एकल चालन कि जब हम किसी एक मोटर को चलाते हैं तो उसी जो कि है उस एक मशीन को हम क्या कहते हैं, एकल चालन कहते हैं। उदाहरण के लिए लेथ मशीन, ठीक। दूसरा हमारा इसमें जो कि हानि आती है समूह चालन। समूह चालन में हम लिखेंगे क्या, जब एक वैद्युत मोटर किसी ऐसी शाफ्ट को चलाने के लिए प्रयुक्त की जाती है, जिसमें कई मशीनों का समूह आपके संचालित होता है, तो इसे ग्रुप डिवाइस कहते हैं, ठीक। ऐसी मतलब आपकी ऐसी जब एक विद्युत मोटर का उपयोग हम किसी समूह में या बहुत सारी मशीनों को चलाने में एक साथ करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, समूह चालन कहते हैं। इस प्रकार की प्रणाली मितव्ययी, मतलब कि इकोनॉमिकल नहीं होती है, क्योंकि आवश्यक नहीं कि शाफ्ट में जुड़े सभी भार हर समय चलाए जाए। मतलब कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपके शाफ्ट में जितनी भी मशीनें, जितने भी भार जुड़े हुए हों, ये सभी हर समय जो कि है चलाए जाएं। इसलिए ये प्रणाली क्या है, ये प्रणाली सस्ती नहीं है, ये प्रणाली जो कि है महंगी हमको पड़ती है। तो अर्थात हम कह सकते हैं इसका जो कि है कॉस्ट होती है बहुत ज़्यादा होती है। अगला पॉइंट हम लिखेंगे इसमें कि यह प्रणाली ज़्यादा सुरक्षित नहीं होती है, मतलब कि यह जो कि है प्रणाली वैद्युत चालन ज़्यादा सुरक्षित नहीं होता है। मोटर या शाफ्ट से संबंधित आपके मरम्मत के समय पूरी चालन प्रणाली बाधित रहती है। अब इसके बाद देखिए अगला तीसरा पॉइंट हम इसमें लिखेंगे बहु मोटर चालन, मल्टी मोटर आपका ड्राइव्स। मल्टी मोटर ड्राइव्स नाम से ही समझ में आ रहा है, जहाँ किसी मैकेनिज्म के प्रत्येक कार्य करने के लिए अलग अलग मोटर लगाई जानी पड़े, उसे मल्टी मोटर ड्राइव्स कहते हैं। मतलब कि जब किसी एक काम को करने के लिए या किसी भी काम को करने के लिए अलग अलग मोटर अगर हम लगा देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, मल्टी मोटर ड्राइव्स कहते हैं। अलग अलग मोटरों को चलाने को, एक साथ चलाने को हम मल्टी आपके मोटर ड्राइव से कहा जाता है। अब अगला पॉइंट हमारा आता है, अगला टॉपिक हमारा आता है क्या, वैद्युत चालन के आपके विशिष्ट उपयोग, मतलब कि वैद्युत चालन के क्या क्या उपयोग होते हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं, इसके बारे में जो कि हम जानेंगे। इसमें देखिए पहला पॉइंट डाल के हम लिखेंगे इसमें कि उद्योगों में या इंडस्ट्री में वैद्युत चालन का उपयोग इसके स्वाभाविक विशिष्ट गुणों के कारण व आपके तकनीकी लाभों के कारण बहुतायत में किया जाता है, ठीक। बहुतायत में किया जाता है, मतलब कि इंडस्ट्रीज में वैद्युत चालन का उपयोग स्वाभाविक आपके विशिष्ट गुणों के कारण, मतलब कि जो इसमें गुण पाए जाते हैं इसके कारण जो कि इंडस्ट्रीज में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा लाभ हम इसमें लिखेंगे कि किसी विशेष कार्य के कुशल परिचालन के लिए किसी प्रकार की मोटर का चयन किया जाए, इसके लिए वैद्युत मोटर के निम्न गुणों के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक होता है। मतलब कि किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, किसी भी
जिस मोटर का हम यूज कर रहे हैं उस मोटर के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए कि यह मोटर कितनी स्पीड प्रदान करेगी, यह मोटर कैसा काम करेगी, इस मोटर में क्या क्या गुण होते हैं, इन सभी के बारे में हमको जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। इसके बाद तीसरा होता है कि गुणों व आपके सूचनाओं के आधार पर यह निश्चित करना संभव हो जाता है कि किसी विशेष कार्य के लिए कौन कौन सी मोटर अधिक उपयुक्त है। मतलब कि किसी भी काम को करने के लिए उस मोटर के सबसे पहले तो हम गुणों को देखते हैं कि इस मोटर में क्या क्या गुण पाए जाते हैं, उसके बाद ही हम उस मोटर को काम में जो कि है लेते हैं। अब इसमें देखिए पहला पॉइंट हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कि इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके देखिए क्या क्या होते हैं। पहला होता है स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा होता है रनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, तीसरा होता है स्पीड कंट्रोल, चौथा होता है ब्रेकिंग और पांचवा होता है क्या, गतिक अभिलक्षण। क्या होता है, गतिक अभिलक्षण। इसके बाद देखिए इसके आगे हम इसमें लिखेंगे स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक, आपके लेसिस एंड एफिशिएंसी। अभी हमने पढ़ ली क्या मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, अब हम पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़े क्या यहाँ तक क्या थे आपके इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन अब हमारे आते हैं यहाँ से मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले आपके आते हैं टाइप ऑफ मोटर, ठीक, दूसरा आता है आपकी बियरिंग, तीसरा आता है नॉइज मतलब कि शोर, चौथा आता है टाइप ऑफ कूलिंग ऑफ मोटर और पांचवा आता है मेथड ऑफ पावर आपके ट्रांसफ़र ऑफ मैकेनिकल लोड, मेथड ऑफ पावर ट्रांसफार्मर आपके ट्रांसफ़र ऑफ मैकेनिकल लोड। अब देखिए जो भी चीज़ आप लोगों को राइटिंग समझ में नहीं आया, कोई भी डाउट हो तो आप हमारे जो कि नंबर 8738381630 यहाँ पर जो कि व्हाट्सअप करके जो कि किसी भी सवाल का जवाब आप आसानी से पूछ सकते हो। सभी लोगों को रिप्लाई जो कि हम लोग देते हैं। और 5th सेमेस्टर में जिन स्टूडेंट्स ने टॉप किया था, जिन स्टूडेंट्स के 70+ नंबर थे, उन स्टूडेंट्स की जो कि होर्डिंग बनवाई जा रही है। तो वो लोग आप लोग अपनी इंस्टाग्राम, अपने फेसबुक, अपने व्हाट्सअप पर जरूर से सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ अपने कॉलेज ग्रुप में भी सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। कल या परसों में या आज या कल में आप लोगों को वो होर्डिंग प्रोवाइड करा दी जाएगी, टेलीग्राम पर उसकी फ़ोटो डाल दी जाएगी, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। इसके बाद तीसरा हम इसमें लिखते हैं मोटर का आकार या प्रकार, मोटर के आकार या प्रकार। इसमें हम लिखेंगे मोटर का आकार साइज, ठीक, दूसरा है अधिभार क्षमता, तीसरा है भार की प्रकृति सततता मतलब कि रुक रुक कर या आपके परिवर्ती लोड, ठीक। लागत क्या है हमारी, लागत इसमें है क्या, इनिशियल और आपके कैपिटल कॉस्ट मतलब कि इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, रनिंग कॉस्ट इसकी जो की होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट इसमें होती है। यांत्रिक भार मैकेनिकल लोड क्या है, मैकेनिकल लोड में हम सबसे पहले लिखेंगे संपीड़न भार, ठीक। मैकेनिकल लोड में क्या हम लिखेंगे संपीड़न भार मतलब कि कंप्रेसिव लोड, दोनों सिरों के दाब पर बल लगाने पर, दोनों सिरों के दाब पर क्या लगाने पर, बल लगाने पर। दूसरा है तन्य भार, दोनों सिरों पर खिंचाव बल लगाने पर मतलब कि दोनों सिरों को पकड़ के खींचने पर। इसके बाद तीसरा हमारा आता है क्या कार्बन भार, कार्बन भार, ठीक। कार्बन भार के बाद हमारा आता है दूसरा मोड़ या झुकाव भार, ठीक। पांचवा है आपके मरोड़ भार, छठवां है संयुक्त भार, सातवां है परिवर्तनशील, आठवां है आपका क्या जड़ भार मतलब कि डेड लोड, नौवां है जड़त्व भार, आपका 10वां है वितरित भार और 11वां है वितरित बिंदु भार, ठीक। अब इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैकेनिकल लोड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैकेनिकल लोड इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए इसकी जो कि है ये यांत्रिक भारों के अभिलक्षण है जो आपके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैकेनिकल लोड है। यहाँ पर आपके देखिए इसमें हम लिखेंगे, देखिए कि अधिकतर औद्योगिक भार सामान्यतः निम्न 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका स्थिर आयोर्थ बल भार, ठीक। दूसरा होता है गति के समानुपाती अघूर्ण बल भार, तीसरा होता है गति के समानुपाती आघूर्ण बल भार और चौथा होता है गति के व्युत्क्रमानुपाती आपके आघूर्ण बल भार, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में हम लोगों को डिटेल से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इतने इंपॉर्टेंट आपके ये है नहीं, ठीक। और इतना टाइम भी जो कि हम लोगों के पास डिटेल से पढ़ने के लिए नहीं है। नोट्स में आपको हर चीज़ डिटेल से मिल जाएगी, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर कुछ टॉपिक छुड़वा देंगे और बल्कि आपको देखिए ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक हम कोशिश करते हैं कि कवर किए जाए, लेकिन जो टॉपिक फालतू हैं उन टॉपिक को हम छोड़ देते हैं और जो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अगर थोड़े भी इंपॉर्टेंट आपके लिए होते हैं तो उसको हम कवर करा देते हैं। और देखिए अगर वीडियो में आवाज़ अच्छी अगर नहीं आ रही हो तो आप लोग थोड़ा सा आज के लिए एडजस्ट कर लें। गला जो कि है तबीयत सही नहीं है और गला भी जो कि सही ना होने के कारण आवाज़ हो सकता है आप लोगों को सही से सुनाई ना दे, ठीक है। अब अगला टॉपिक हमारा आता है क्या
वैद्युत चालन हेतु प्रयुक्त मोटर के प्रकार व उनके उपयोग, मतलब कि टाइप ऑफ मोटर और आपके यूज, आपके कितने प्रकार की मोटर होती है और उनके क्या क्या यूज होते हैं, इनके बारे में जो कि हम जानेंगे। सबसे पहला हमारा आता है क्या, डिस्ट धारा मोटर के उपयोग, मतलब कि एप्लीकेशन ऑफ डीसी मोटर। एप्लीकेशन ऑफ क्या है, डीसी मोटर। सबसे पहला हम इसमें लिखेंगे डिस्ट धारा आपके श्रेणी मोटर, डिस्ट धारा श्रेणी मोटर, जहां आपके प्रारंभ बल आघूर्ण की आवश्यकता होती है, जहां पर उच्च प्रारंभ बल आघूर्ण की आवश्यकता होती है, जैसे कि श्रम कार्य में आपके कर्षण, ठीक, आपके ट्रैक्शन में, ठीक, ट्रैक्शन में, क्रेन में, ट्रॉली कार में, आपके बेल्ट कन्वेयर आदि में, जहाँ पर देखिए हमें ज़्यादा बल की आवश्यकता होती है, जहाँ पर हमें उच्च प्रारंभ बल, मतलब कि प्रारंभ में हाई बल की आवश्यकता होती है, प्रारंभ में हाई बल, उच्च बल की आवश्यकता जहाँ पर हमको होती है, वहाँ पर हम डिस्ट धारा श्रेणी मोटर का उपयोग करते हैं, डीसी सीरीज मोटर्स। एक बार और अच्छे से देख लीजिए, डिस्ट धारा श्रेणी मोटर, इसको हम क्या लिखेंगे, आपका डीसी सीरीज मोटर। इतना आप लोग जो कि है, आप लोगों को भी इतना पता ही होगा, क्या बोलेंगे हम इसको, डीसी सीरीज मोटर। इसके बाद आता है हमारा डिस्ट धारा शंट मोटर, डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर का हम उपयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं, देखिए डीसी शंट मोटर की स्थिर गति के कारण इन्हें ऐसी स्थानों पर जहाँ स्थिर गति की आवश्यकता होती है तथा प्रारंभ बलागुण बहुत अधिक ना हो, जैसे आपके लेथ मशीन में, आपके ब्लोअर पंखे में, आपके फिलिंग मशीन में, पंप में, मशीन टूल में, आपके पश्चात पंप में और इत्यादि, ऐसी जगह जहाँ पर हमें एक जैसी स्थिर गति की, मतलब कि एक समान गति की आवश्यकता होती है और जहाँ पर शुरुआत में ज़्यादा बल की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब कि एक ऐसी मोटर, डीसी शंट मोटर का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, डीसी शंट मोटर एक ऐसी मोटर होती है, इसका उपयोग हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर किसी भी काम को करने के लिए हमको लगातार स्पीड की आवश्यकता होती है, मतलब कि स्थिर गति की आवश्यकता होती है, अर्थात वहाँ पर हम डीसी शंट मोटर का उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं। तीसरा आता है हमारा डिस्ट धारा कंपाउंड मोटर, मतलब कि डीसी कंपाउंड मोटर का उपयोग हम कहाँ पर करेंगे, तो देखिए शंट एवं श्रेणी मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर, शंट आपका इसमें हम लिखेंगे क्या, शंट एवं श्रेणी मोटर दोनों आपके दोनों कुंडलन होने के कारण इसका उपयोग ऐसी मशीनों में करना पड़ता है जहाँ अकस्मात यांत्रिक लोड पड़ता हो, जैसे कि रोलिंग मिल में, ठीक, भारी मशीन टूल्स में, जहां अत्यधिक प्रारंभिक बलागुण की आवश्यकता हो, जैसे कि क्रेन में, आपके एलिवेटर, ठीक, और आपके बेल्ट कन्वेयर, भारी प्लेनर में, पंच और कटाई मशीन में, ऐसी जगह जहाँ पर हमें हाई रोटेटिंग मशीन की, या फिर आप कह लें कि ऐसी जगह जहाँ पर हमें एक शक्तिशाली मोटर की आवश्यकता होती है, वहाँ पर हम डीसी कंपाउंड मोटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला आपका टॉपिक आता है कि एसी मोटर का उपयोग कहाँ पर करते हैं, मतलब कि अभी हमने पढ़ा था क्या, डीसी मोटर का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, अब हम पढ़ेंगे कि एसी मोटर का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं। इसमें हम पहला लिखेंगे क्या, 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का उपयोग सामान्यतः लिफ्ट के जनरेटरों में, लाइन शाफ्ट आपके होलेज में, पंप इत्यादि में जो कि हम 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का उपयोग करते हैं। देखिए इन सभी के बारे में आप लोग जो कि है 5th सेमेस्टर में हमारी जो मशीन सेकंड थी और इसके पहले 3rd सेमेस्टर में जो मशीन फर्स्ट थी, इन दोनों मशीनों में हम इन सभी मोटर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आप लोगों को केवल याद कराने की इसमें ज़रूरत है, और अगर आप लोग चाहें तो उसमें आप लोग भर के जो कि है लिख सकते हैं, अगर आप लोग चाहें तो। ठीक है, अब इसके बाद आता है दूसरा 3 फेज पिंजरा प्रारूपी मोटर, या हम इसको कहते हैं क्या, 3 फेज स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर इसको हम कहते हैं। इन मोटरों का उपयोग लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, आपके बैलों, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग,
ट्यूबवेलों तथा आपके पंप आदि में किया जाता है जहां स्थिर गति की आवश्यकता होती है। मतलब कि ऐसी जगह जहां पर स्थिर गति की आवश्यकता होती है वहां पर हम 3 फेज स्क्वायर गेज इंडक्शन मोटर का उपयोग करते हैं। तीसरा हमारा इसमें आता है क्या, 3 फेज AC सीरीज मोटर्स। 3 फेज AC सीरीज मोटर का उपयोग कहाँ पर करते हैं, इसका उपयोग मुख्यतः आपके हॉलेज में किया जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः किस में किया जाता है, हॉलेज में किया जाता है। चौथा आता है क्या, साइक्रोनस मोटर। साइक्रोनस मोटर का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, इसका उपयोग आपके कंप्रेसर, रोलिंग मिल, लाइन शाफ्ट, रोटर जनरेटर सेट, आवृत्ति परिवर्तक, छोटी घड़ियों की मोटरों में तथा पंखे इत्यादि में हम साइक्रोनस मोटर का उपयोग करते हैं। पांचवा हमारा आता है 1 फेज प्रेरण मोटर, मतलब कि 1 फेज इंडक्शन मोटर का उपयोग कहाँ पर करते हैं, घरेलू उपकरणों में, फ्रिज में, व आपके वॉशिंग मशीन में, रिकॉर्डर में, आपके वैक्यूम क्लीनर में, आपके वातानुकूलन मतलब कि AC में, छोटे एयर कंप्रेसर इत्यादि में जो कि हम इसका उपयोग करते हैं। आपका 1 फेज इंडक्शन मोटर का तो AC मोटर के अंतर्गत जितनी भी मोटर आती है उन सभी का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, इसी के बारे में हम जान रहे हैं। छठवां हमारा आता है 1 फेज AC सीरीज मोटर। 1 फेज AC सीरीज मोटर, देखिए इसका उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, ट्रैक्शन में करते हैं, घरेलू उपकरणों में करते हैं, फ्रिज वॉशिंग मशीन में करते हैं, वैक्यूम क्लीनर में करते हैं, रिकॉर्डिंग प्लेयर में करते हैं, ठीक, और एयर कंडीशनर इत्यादि में हम 1 फेज इंडक्शन मोटर का उपयोग करते हैं। इसके बाद आता है आपका 7वें नंबर का आपके रिपल्सन मोटर का उपयोग कहाँ पर करते हैं, लघु उद्योगों में, मशीनरी में, आपके गैरेज के उपकरणों में, छोटे कंप्रेसर में, आपके पंप इत्यादि में इसका उपयोग करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा कि AC मोटर्स का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं तथा AC मोटर्स क्या होती है इसके बारे में बताइए। तो अगर आप लोग चाहें तो केवल उपयोग लिख दें, और अगर आप लोग इसको अपने क्वेश्चन को और अच्छे नंबर पाना चाहते हैं अगर आप लोग पेपर में, तो इन सभी मोटर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, इसके बाद इनके अगर आप लोग उपयोग लिख देते हैं तो जिससे क्या होगा, आपकी कॉपी भी काफ़ी ज़्यादा भर जाएगी। इसके बाद लास्ट हमारा आता है क्या, सर्वो मोटर, लिफ्ट पंप, आपके बेल्ट कन्वेयर, आपके फिटिंग प्रेस, ठीक, क्रेन, आपके टेक्सटाइल, आपके मिलों व आपके मशीन टूल्स इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने काफ़ी ज़्यादा टॉपिक जो कि आपके कवर करवा दिए हैं, जिससे कि आप लोगों को आगे काफ़ी ज़्यादा आसानी मिलने वाली है। अब अगला टॉपिक हमारा जो होगा वो होगा प्रिंसिपल ऑफ एयर कंडीशनर, या फिर हम कह सकते हैं कि AC के सिद्धांत क्या होते हैं इसके बारे में बताइए। तो इसमें जो कि हम अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। आप लोग देख सकते हैं आप लोगों के नोट्स जो कि है लगभग तैयार हो चुके हैं। 6 से आपका 6वां चैप्टर ही आधा बचा हुआ है, तो लगभग 1 या 2 दिन में आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ, और साथ ही साथ आपके जितने भी जान पहचान के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में स्टूडेंट्स हैं उन सभी को भी हमारे चैनल के बारे में बताना है। सबसे सरल और आसान तरीके से आपको हमारे चैनल पर सिखाया जाता है, जिससे कि आप लोगों को पेपर में काफ़ी ज़्यादा अच्छे नंबर लाने में आसानी मिलती है। आप लोगों ने अभी देख ही लिया होगा कि 5th सेमेस्टर में भी सबसे बढ़िया रिजल्ट पूरे यूट्यूब चैनल पर, सभी यूट्यूब चैनल जितने भी आपके पॉलिटेक्निक के यूट्यूब चैनल हैं, सबसे अच्छा रिजल्ट हमारे चैनल ने जो कि दिया है। आप लोगों के सपोर्ट से ये पॉसिबल हुआ है और आप लोगों की मेहनत की वजह से ये पॉसिबल हुआ है। आप लोगों ने जो 75+ गेन की है, और 3 से 4 लोग, 5-6 लोग आप लोगों के ऐसे हैं स्टूडेंट्स जिनके 87-89% तक जो कि है बने हुए हैं। तो ये सभी लोग, ये सभी काम जो कि हम लोग कर पाते हैं, इन सभी का मोटिवेशन जो कि हम लोगों के पास आता है, तो आप सभी लोगों के सपोर्ट से ही आता है। तो आप सभी लोग जितना ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करेंगे उतना ही अच्छा कंटेंट और उतनी ही अच्छी चीज़ें हम आप लोगों के लिए लाने की प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ आप लोगों को और अच्छी सुविधाएं देने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आप लोग अगर अच्छा सपोर्ट करते हैं तो जल्दी आप लोगों के लिए लाइव क्लास की भी जो कि व्यवस्था करवाई जाएगी। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, पेपर तक आपका 2 से 3 बार
तीनों सब्जेक्ट का रिवीजन करवा दिया जाएगा। और साथ ही जो भी स्टूडेंट्स परेशान हैं EEE सेकंड की क्लास को लेकर, तो जल्दी ही आपकी EEE सेकंड की क्लास लेकर के जो कि हम आने वाले हैं। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। वीडियो को जल्दी शेयर कर दें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से ज्वाइन करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्ते, जय हिंद। पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें।